एवरीबडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो हमारा लूसेंट का बुक है जो कि एक यूनिवर्सल बुक है, हर एक एग्जाम में ये काम आती है। तो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का जो हमारा किताब है, इस बुक में से मैं 300 क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ये जो वीडियो है आपके सारे आगामी परीक्षाओं में काम आने वाला है, चाहे यूपीपीसीएस हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, सीडीएस हो, एसएससी जीडी हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, सारे में काम आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने तक ना रखें, वीडियो को दबा के शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें। पैसे नहीं लग रहे हैं आपके, तो बस शेयर करना है दोस्त, तो शेयर जरूर करें। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज की जो वीडियो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है, जो कि यहाँ पे गलत है। इसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले को खील नहीं होत्री कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में निम्न में से किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय। तो ऋग्वेद में जो है अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है और इसे दान पुण्य का चीज भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा का वर्णन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अथर्ववेद में कन्याओं के जो है जन्म का निंदा इसमें किया गया है, इस बारे में अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जैन साहित्य प्रारंभिक इतिहास का स्रोत हमें प्राप्त होता है कहां से? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्प सूत्र से जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास स्रोत हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ह्वेनसांग निम्न में से किस पुस्तक में 138 देशों का विवरण मिलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी यू की। तो सी यू की में जो है ह्वेनसांग का किताब है ये सी यू की, और इसी में 138 देशों का वर्णन और विवरण हमें मिलता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ह्वेनसांग भारत में हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का स्थान दिया गया है, यानी कहा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति और समिति, इन 2 पुत्रियों को अथर्ववेद में ऐसा बोल के वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस गुप्त शासक का वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एहोल अभिलेख, इसका मिलान समुद्रगुप्त से, यहाँ पे ये गलत है। एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन सेकंड से है, ये याद रखेंगे। बाकी यहाँ जूनागढ़ अभिलेख रुद्ररामन करेक्ट है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ये भी करेक्ट है, और ग्वालियर अभिलेख पृथ्वीराज नरेश भोज ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया था, उस काल को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राग ऐतिहासिक काल। इसी काल को हम वो काल बोलते हैं जहां पे मनुष्य के घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल सबसे ज्यादा किस राज्य में खोजा गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे ज्यादा स्थल ये गुजरात में ही प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13।
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? करेक्ट आंसर है त्रिभुजाकार पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर अपने बनाने के लिए और वहां वास करने के लिए त्रिभुजाकार पद्धति इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिगट। इन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा बहनें, जुड़वा राजधानी इन्होंने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया कहां पे? करेक्ट आंसर है डी, भारत में। तो भारत में वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले प्रचलन, सबसे पहला आरंभ भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1000 से 600 बीसी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है और ऋग वैदिक काल 500 से 1000 बीसी को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। लोथल में हाथी दांत का पैमाना जो है, पैमाना यानी क्या, नाप तौल की वस्तु हाथी दांत से ये बनाई गई, ठीक है। तो ये पैमाना जो है लोथल में मिला और लोथल कहाँ है? ये राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है लोथल को। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो ये भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे है, मैनेज कर लें आप लोग। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। तो वैदिक काल में जीवन भर जो विवाह नहीं करती थी महिला, उसको अमाजू कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, ये आप लोग नोट कर लें और बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुण भार के हैं? करेक्ट आंसर है 16 के गुणक में, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में जो मापक होते थे यानी माप तौल का जो उसमें पैमाना होता था वह 16 के गुणक में हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस महाजनपद को क्षेत्र मुंगेर बिहार से कहा जाता था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपा। तो चंपा जो है ये मुंगेर महाजनपद, ये इस जनपद का ये हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर निम्न में से कौन थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संभवनाथ। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का नाम संभवनाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हल से जोते गए खेतों का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। जैन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। यह कथन यहाँ पे असत्य है। इसका ये मतलब है कि जैन धर्म में आत्मा का मान्य है, तो यहाँ पे असत्य वाले को हमें ढूंढना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया यानी विभाजित हो गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जब ये हुआ था, इसी में जो है बौद्ध धर्म दो हीनयान और महायान संप्रदायों में ये विभाजित हो गया। और आज का जो आपका ये एक होमवर्क है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था और कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्वैता द्वैत रामानुज। ये यहाँ पे गलत है, बाकी तीनों सही है। शुद्धता द्वैत वल्लभाचार्य, विशिष्टा द्वैत रामानुज और द्वैत ये अनंत तीर्थ
और द्वैधता जो द्वैध है ये निम्बकाचार्य के समय का ये है, तो यहाँ पे निम्बकाचार्य हमारा करेक्ट आंसर होता है, जो कि यहाँ रामानुज दिया गया है, तो ये हमारे लिए यही मिलान गलत है, ये करेक्ट हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जीवक को। ठीक है, तो बिंबिसार ने जो है जीवक नाम के राजवैद्य को भेजा था कहाँ? महात्मा बुद्ध के सेवा में, इनके उपचार के लिए। ठीक है, अब आपके लिए एक और होमवर्क है, फटाफट बताएं, चरक किसके शासन काल में था? ठीक है, जीवक और चरक बहुत फेमस वैद्य हैं, और आप बताएं चरक किसके शासन काल में था, जिसने चरक संहिता भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस शासक का उपनाम कुणिक था? करेक्ट आंसर है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु का उपनाम कुणिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ओके, निम्न में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में असत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे कथन है बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, बिल्कुल सही, और वायु पुराण में बिंदुसार को भद्र सार कहा गया है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ दोनों हमारे स्टेटमेंट यानी दोनों के दोनों कथन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का हमें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? करेक्ट आंसर है उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आजीवन संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मखली गोसाल ने, इन्होंने आजीवन संप्रदाय का इन्होंने ही स्थापना किया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, अशोक ने निम्न में से किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए इन्होंने प्रेरित किया, इन्होंने धर्म का मार्ग अपनाने के लिए कहा। अब आपके लिए होमवर्क ये है, अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म का मार्ग अपना लिया, और उससे पहले अशोक जो है बहुत निष्ठुर और बोलते हैं ना बिल्कुल निर्दयी था, तो किस युद्ध के बाद इसका बिल्कुल हृदय परिवर्तन हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी, अशोक का निम्न में से कौन सा स्तंभ बिहार में स्थित है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टोपरा स्तंभ। तो ये टोपरा स्तंभ बिहार में ये अशोक का स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली थी? करेक्ट आंसर है हमारा वृहदत्त। तो वृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश का इन्होंने नींव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम बताएं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। यानी सबसे पहले हिंदू यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे पहले निम्न में से किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? करेक्ट आंसर है हिंदू यूनानी ने। तो इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में जारी किए थे। वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके आने के भरपूर चांसेस है, लिख लें। हिंदू यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ है, और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण किया गया है, ये हमेशा याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, परम भगवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने परम भगवत इसकी उपाधि इसने ही धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था?
करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यह गुप्त काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, कौन? करेक्ट आंसर है उज्जैन। तो गुप्त काल का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? करेक्ट आंसर है महायान। तो अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से ये संबंधित है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारणों का इसने बताया भी है? करेक्ट आंसर है आर्य। क्वेश्चन नंबर 44, चोल वंश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चोल वंश के हमारे पहले और दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, बिल्कुल सही। और राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार परांत चोल ने किया था, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। तराइन के सेकेंड वॉर में पृथ्वीराज थर्ड की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे कहा जाता था? करेक्ट आंसर है महामोक्ष परिषद। तो हर्ष के समय में जो हर 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था, उसको महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई? करेक्ट आंसर है नर्मदा। तो नर्मदा नदी किनारे हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी? हर्ष की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर है हमारा वसुदेव। तो वसुदेव परमार वंश के संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी रामकुमारी देवी ने धर्मचक्र जिन व्यवहार कहाँ बनवाया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल की जो महारानी कुमार देवी थी, इन्होंने धर्मचक्र जीन विहार जो है ये सारनाथ में इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? करेक्ट आंसर है डी, पाल वंश। तो विक्रमशिला महावीर की जो स्थापना है, ये महाविहार की जो स्थापना है, इन्होंने पाल वंश के संस्थापनों में इन्होंने शासकों ने इन्होंने ही करवाया था। तो ये हमारा आज लूसेंट पेज नंबर 1 to 20 का यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चन का हमारा खत्म होता है होमवर्क सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा से मिलते हैं। पेज नंबर 21 से लेकर 30 तक आप लोग करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरानगढ़ किला का निर्माण दिल्ली में करवाया, ये कथन शेरशाह के संदर्भ में गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शेरशाह की लगान व्यवस्था थी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी। तो शेरशाह ने जो है रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था लागू कर रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और महाराणा प्रताप, इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड होमवर्क ये है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस ईयर में, किस सन में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकबर किस चिश्ती संत का अनुयायी था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का अकबर अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1561 ईस्वी में अकबर के संरक्षक बैरम खां की हत्या किसने किया था?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुबारक खां। तो मुबारक खां ने बैरम खां का हत्या किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के शासनकाल में प्रचलित था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के समय में राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है, ये मुगल शासक जो है अकबर, इसके टाइम में राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली ये जो है काफ़ी इसके टाइम में प्रचलन में था, काफ़ी प्रचलित ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मिलान गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जजिया कर की समाप्ति 1563 में। तो ये यहाँ पे मिलान गलत है, जजिया कर की समाप्ति 1563 ये गलत है। बाकी यहाँ दास प्रथा कांड 1562 ये करेक्ट है, दीन इलाही की स्थापना 1582 ये करेक्ट है, और अकबर को हरम दल से मुक्ति ये 1562 ये भी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? करेक्ट आंसर है हमारा बुलंद दरवाजा। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा को यादगार के रूप में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नूरजहां निम्न में से किसकी पुत्री थी? करेक्ट आंसर है मिर्जा गयास बेग। तो मिर्जा गयास बेग इनकी बेटी थी नूरजहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरमोत्कर्ष पर था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में जो है चित्रकला जो है अपने बिल्कुल पीक पे था, चरमोत्कर्ष पे था, और जहांगीर के शासनकाल को जो है ना क्लासिक एरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस और टॉमस रो ये लोग भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिंच। ठीक है, रॉल्फ फिंच ये किसके, अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ था? दारा यानी कि दारा सिकोह की बात की जा रही है यहाँ पे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मट का युद्ध। इनके बीच में 1658 में धर्मट का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या निम्न में से किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने। तो सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके लिए होमवर्क है कि तेग बहादुर सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसके साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली की ओर स्थानांतरित की थी, यानी कि शिफ्ट किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शाह बुलंद इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, दारा सिकोह। तो दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून ये भी कह के बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार का रुपया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी। तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार है चांदी का रुपया जो है अर्थव्यवस्था का आधार मुगल काल में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 19, जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की, यह पद सर्वप्रथम किसने दिया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, महावत खां। तो महावत खां के शासनकाल में इसने अपने किंगडम में 2 अस्पा और सिंह अस्पा ये पद्धति का निर्माण किया था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा क्या है, आई थिंक आपने ये पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे को जरूर बताएं, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने मुगल काल में निम्नलिखित में से बिल्कुल ऐतिहासिक विवरण लिखा है, और गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया कौन सा बुक है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आना सिक्के का प्रचलन करवाया। करेक्ट आंसर है शाहजहां। शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन इसने ही करवाया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भू मराठा राज व्यवस्था से। तो भू मराठा राज व्यवस्था में ये जो है सरंजामी प्रथा, इसी में ये प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 23, शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेश मंत्री कहलाते थे, क्या कहलाते थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में जो विदेश मंत्री थे वो सुमंत कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को पहली बार कब लूटा था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1664 में शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को सबसे पहली बार लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने संधि की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयसिंह के साथ सेनापति शिवाजी ने, जयसिंह ये सेनापति था, इसके साथ इन्होंने ये संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में टीपू सुल्तान मारा गया। वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के काल में टीपू सुल्तान जो है ये मारा गया युद्ध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, किस एक्ट के तहत बंगाली गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर होते थे। 1773 से इस पद को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बाकी मद्रास और बम्बई वाले को सिर्फ और सिर्फ गवर्नर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हैदर अली की मृत्यु हुई थी कब। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड आंग्ला मैसूर युद्ध के समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा सा इसको फिट कर दूं स्क्रीन में, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ जी, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। तो पहला कथन क्या बोल रहा है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, सही बात है। और तीसरा यहाँ ये बोल रहा है तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ, ये भी करेक्ट आंसर है। और इस समय टीपू सुल्तान शासक था, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सेकंड में क्या बोल रहा है, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध सालाबाई की संधि से समाप्त हुआ, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, गुलमुखी लिपि की शुरुआत निम्न में से किस सिख गुरु ने करवाया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का जो है इन्होंने ही शुरुआत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, किसके समय में मराठा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। ये जो हैं उस समय पेशवा थे, और इन्हीं के टाइम में पेशवा जो पद है ये वंशानुगत हो गया, यानी हेरिडेटरी हो गया। इसके बाद जो पेशवा का पुत्र होगा वही पेशवा बनेगा, ऐसा हो गया था। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1782 निम्न में से किस संधि द्वारा समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सालाबाई की संधि। तो प्रथम मराठा आंग्ला युद्ध ये 1782 में सालाबाई के संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोचीन में। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। किस ईयर में खोली थी ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली, किस ईयर में खोली ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1616।
ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। बाकी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई, करेक्ट। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई, करेक्ट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई, करेक्ट। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। झलकी की संधि किसके किसके मध्य हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में झलकी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब्दुल समद किस मुगल शासक के प्रसिद्ध चित्रकार थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। तो अब्दुल समद जो है मुगल शासक अकबर के समय में ये अब्दुल समद ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार उस समय हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा का इजाद किया था, इसका रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव के काल में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर है शाह आलम सेकंड ने इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी इनको दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किस शहर की नींव कलकत्ता शहर की नींव किसने रखा था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज चॉर्नॉक। तो जॉर्ज चॉर्नॉक ने कलकत्ता शहर का नींव इन्होंने रखा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में प्लासी का जो है युद्ध मैदान ये अवस्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 हम देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? करेक्ट आंसर है मीर कासिम। तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। ये सुमेलित नहीं है। आपके लिए 42 में रिलेटेड जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है कि जब तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ उस समय कौन था गवर्नर जनरल? फटाफट से अपना कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 1784 में किसने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इन्होंने की थी। और ये बताएं 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारत में नागरिक सेवा का जनक निम्न में से किस वायसराय को माना जाता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? फटाफट से अपना जरूर कमेंट में अपना आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने सबसे पहला, भारत का सबसे पहला पत्र, समाचार पत्र द बंगाल गजट का इन्होंने ही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टुगीज, ठीक है। तो पोर्टुगीज सबसे पहले मध्यकालीन में यानी मिडाइवल टाइम में ये सबसे पहले ऐसे थे जो भारत के साथ इन्होंने व्यापार संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? आप ये भी बोल सकते हो। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन शाहजहां ने ही बनवाया था, जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता था और इसी में कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किस युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह जो है ये क्या था? मुगल शासक मोहम्मद शाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बर्क द्वारा किस वायसराय के ऊपर महाभियोग लगाया गया था?
करेक्ट आंसर है हमारा वॉरेन हेस्टिंग। तो बर्क द्वारा वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा 50 क्वेश्चंस का लूसेंट में पेज नंबर 31 से 40 तक का सीरीज, ये सेट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमारे वीडियोस को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि और भी बच्चे इस सीरीज को देख सकें। और आप तो आज के लिए बस इतना ही, दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट लूसेंट के सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हमारा किस वॉइसरॉय को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ एक एक्टिंग गवर्नर थे और इनको प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड डलहौजी निम्न में से किस कार्य संबंधित नहीं थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने नहीं की थी। हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसने 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग से। रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध वॉरेन हेस्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा वायसराय 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उदारक की संज्ञा दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उदारक कह के इनको संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, जिसको डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लेंसडाउन। फिर से ध्यान से सुन लें, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है जिसको डुरंड रेखा कहा जाता है, किस वायसराय के शासनकाल में इसकी निर्धारण किया गया? तो लॉर्ड लेंसडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तान भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ केंद्र दे रखा है और यहाँ भारतीय नायक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरेली अहमद अल्लाह। ठीक है, यहाँ गलत है, जो कि बरेली जो होगा खान बहादुर खां इससे रिलेटेड संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह मामले की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पील कमीशन। तो 1857 के विद्रोह मामले की जांच हेतु पील कमीशन का गठन अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्न में से किस विद्रोह का उल्लेख है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह का बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त किया था वो जमींदारों के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह किसका कथन है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। हैदर अली का ये कथन था, भारत को तलवार के बल पे ही जीता गया है और तलवार के बल पे ही इसकी रक्षा करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 1946 में आए कैबिनेट मिशन में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर सैंडलर। तो अलेक्जेंडर सैंडलर इसके सदस्य नहीं थे। बाकी स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के ये जो है ये थे, चेयरमैन थे, और पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये जो है तीनों के तीनों इसके थे, कैबिनेट मिशन के ये सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में से सर्वाधिक संख्या थी? करेक्ट आंसर है अवध के। तो 1857 में जो संघर्ष हुआ था 1857 का, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें अवध के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17,
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा पामस्टन। तो 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, और ये वीवीआई है, इसको लिख लें, बहुत बार ये पूछा भी गया है और आने के भरपूर चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, दैट मीन्स मिर्ज़ा गालिब 1857 के समय के हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नेता ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार 1925 और 1930 में त्यागपत्र दिया? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लें, ये बिल्कुल आने के चांसेस हैं। आपके बिहार एसएससी, बिहार एसआई दरोगा, यूपीएसआई, हर एक में आने के चांसेस हैं भरपूर। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने, फिर से मैं बोलूंगा, महात्मा गांधी ने 2 बारी कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था। कब? 1925 में और 1930 में। वीवीआई क्वेश्चन है, फिर से बोलूंगा, इसको नोट डाउन कर लें आप या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने घोषणा किया और फिर उसको मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन समय मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने 1944 में आउट नामक पैम्पलेट जारी किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी ने आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था 1944 में, जब मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट 1857 इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साइमन कमीशन भारत आया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कौन सी कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं, यानी कि प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, करेक्ट बात है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, ये भी करेक्ट बात है। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजी मैकडोनाल्ड ही था, ये भी करेक्ट बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के समर्थन में किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहमदा मिल मजदूर। तो अहमदा मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने सबसे पहला भूख हड़ताल किया था। यहाँ समझने वाली बात है, पहला भूख हड़ताल, और इनका अगर पहला भूख हड़ताल अगर बोला जाए तो चंपारण सत्याग्रह आप मारेंगे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहला भूख हड़ताल सूरत, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के सपोर्ट में, ठीक है, पहला भूख हड़ताल, और पहला अगर सत्याग्रह इनका कहा जाए तो फिर चंपारण आप लोग मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर की। ठीक है, तो सर रविन्द्रनाथ टैगोर इससे पहले इनको बुलाया जाता था, जिसकी उपाधि इन्होंने लौटा दी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। आपका आज का सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कि बाल गंगाधर तिलक ने किस ईयर से गणपति एवं शिवाजी त्यौहार मनाना स्टार्ट किया? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ओके, यस, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार निम्न घोषणाएं हुई थी। दिल्ली दरबार में इनमें से कौन कौन सी घोषणा हुई थी ये बताना है।
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी घोषणा हुई थी। घोषणा क्या थी? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है, ये हुआ था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए, ये भी हुआ था। और बिहार को अलग राज्य बनाया जाए और जिसमें उड़ीसा भी शामिल हो बिहार में, ये भी घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 1911 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब तक प्रभुसत्ता भारतीय को सौंपने की बात हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, जून 1947 तक। तो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। तो इन्होंने भारतीयों को प्रभुसत्ता यानी भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात कब तक कही थी? तो जून 1947 तक इन्होंने ये बात बोली थी कि तब तक आपको सारे का सत्ता हस्तांतरित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। किस वायसराय ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानून मुद्रा घोषित कर दिया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा जो है इसका अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा जो है यानी ब्रिटिश गोल्ड जो है उनको जो है भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किस वायसराय के शासनकाल में व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज विलय नीति को समाप्त कर दिया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के टाइम में इसको समाप्त किया गया और ये किसकी नीति थी? लॉर्ड डलहौजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ये अध्यक्ष थे 1906 में और इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज का मांग सबसे पहला बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल की निम्न में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, गलत है। बाकी तीनों के तीनों सही है। इसे काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, करेक्ट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसके टाइम में हुआ था, ये भी सही है। और पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ 2, यानी कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ, आप इसको समझ सकते हो कितना वीवीआई क्वेश्चन है ये। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश के लिए लिखा है और राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। 1857 के विद्रोह से ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह बंगाल विद्रोह के बाद ठीक बाद 1857 के विद्रोह के बाद ठीक बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। और नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 के बीच हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है ये 1855 से 56 के बीच में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। नील कृषकों की दूरदर्शिता पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हमारा दीनबंधु मित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोनों दल मुस्लिम लीग से समझौता एक हो गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन। तो कांग्रेस के दोनों दल यानी कि गरम दल नरम दल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रखा था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं ब्रिगेड का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसने पटना में हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना में हुंकार नामक पत्रिका इन्होंने ही प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? करेक्ट आंसर है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी पी मित्रा। तो पी मित्रा ने जो है बंगाल में अनुशीलन समिति की इन्होंने ही स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जलियांवाला बाग नरसंहार में कांग्रेस की ओर से जांच समिति जो हुई थी उसको रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य इन्हीं को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस के डैश अधिवेशन का अध्यक्ष चुने गए थे। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बेलगांव अधिवेशन। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये वीवीआई इसलिए भी होता है क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक और एक मात्र बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने किया था। आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 1922 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था इसका रीज़न आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं कल के वीडियो में आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो ये था आज का हमारा टॉप 50 लूसेंट का पेज नंबर 41 to 50 से रिलेटेड सारे के सारे टॉप 50 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया है। सेशन पसंद आया तो सेशन को ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और जरूर से जरूर बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि नेक्स्ट जो सेशन हमारा आएगा वो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव का व्याख्या करता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग थ्योरी। ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड जो है पहले सिर्फ और सिर्फ गैसों से बना हुआ, गैसों का संयोजन से बना हुआ एक विशालकाय पिंड था जिसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और फिर हीलियम के समन्वय से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस विद्वान ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एरोस्टोथनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक भूगोल के जनक किस भूगोलवेत्ता को माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी दोनों वाइडल डी लाब्लाश और फेब्रो, ये दोनों मिलकर संभववाद का सिद्धांत इन दोनों ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवयानी। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे जिसमें हम रहते हैं, यानी हमारा अर्थ जहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसका जो सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है, जो गैलेक्सी है, वो देवयानी है, उसको देवयानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य का उम्र लगभग कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र अभी पूछा जा रहा है करंट में सूर्य का उम्र कितना है, तो ये 5 बिलियन वर्ष है। और एक्सपेक्टेड कि सूर्य कितने सालों तक अस्तित्व में रहेगा, जिंदा रहेगा, तो वो वैज्ञानिकों द्वारा जो पता लगाया गया है 10 बिलियन वर्ष तक एक्सपेक्टेड सूर्य की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह है यानी इंटरनल प्लैनेट्स है, और बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण जो हैं वो एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। डिमोस और फोब्रोस निम्न में से किसका उपग्रह है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मंगल का उपग्रह है डिमोस और फोब्रोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेलेनोलॉजी।
करेक्ट आंसर हमें यहाँ है ऑप्शन नंबर सी सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह का यानी चंद्रमा का जो सतह है, जो वहाँ का जो प्लेन्स हैं, उसके बारे में जो स्टडी जो होती है वो सेलेनोलॉजी के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? करेक्ट आंसर है साइरस। तो साइरस जो है सबसे ज़्यादा चमकीला तारा होता है रात के समय में, जो कि नेकेड आई नग्न आंखों से भी बिल्कुल विजिबल होता है, चमकीला बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट एक देशांतर को तय करने में पृथ्वी को समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रधान मध्य रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। ये जो होता है किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर से होके यानी पैसिफिक ओशन से होके जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील भारत से होकर मकर रेखा जो है नहीं गुजरती है। बाकी चिली, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया इन सारे के सारे जगहों से होकर गुजरती है, भारत से मकर रेखा नहीं क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल तीसरा। तो पर्वतीय वन जो है इसमें वृक्ष भी आते हैं और झाड़ियाँ भी होती हैं, ये यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है टैगा वन ये सदाबहार वन है तथा इसकी पत्तियों नुकीला होती हैं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है टुंड्रा वन ये बर्फ से ढकी रहती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर है हमारा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यानी रेक्टर स्केल पे भी मापी जाती है, मार्केली स्केल पे भी मापी जाती है और रॉस फेरल स्केल पे भी मानी जाती है। और सबसे लेटेस्ट जो है वो रेक्टर स्केल है जिससे अभी करेंट टाइम में ये मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के नीचे कितने मीटर की गहराई जाने पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 32 मीटर। ठीक है, 32 मीटर जब पृथ्वी के डेप्थ में आप गहराई में जब जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का चढ़ाव होता है यानी कि बढ़ावा मिलता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, आकार के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा अरुण। अरुण जो है आकार के हिसाब से थर्ड सबसे बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथन पर विचार कीजिए। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा। ठीक है, तो ग्रीनविच यमोत्तर जो है 180 डिग्री देशांतर पर है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट हमारा। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है, ये गलत है। और ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। भारत से भी होकर गुजरती है कर्क रेखा, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है और चीन से भी होकर गुजरती है। हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के विषुवतीय व्यास तथा ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर का पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में फर्क है, अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच स्थित हैं? करेक्ट आंसर है मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 24, आयोग अग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये बताना है।
हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यह परतदार चट्टान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा रूपांतरण चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानों का यहाँ पे परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कार्डजाइट कायांतरित होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बलुआ पत्थर से जो है कार्डजाइट इसी से बनता है, इसी को तोड़ने के बाद ये रूपांतरित होके फिर कार्डजाइट बनता है बलुआ पत्थर को तोड़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, लाल सागर और स्वेज नहर अलग करती है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। एशिया को अफ्रीका से लाल सागर और स्वेज नहर, ये दोनों जो नहरें हैं अलग करती हैं, एशिया को जो है अफ्रीका से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर का निर्माण हुआ था कैसे? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। निकेल और आयरन से पृथ्वी का कोर यानी केंद्रीय भाग यानी कि सेंटर का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश क्रमशः है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन व मालदीव। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन है और सबसे छोटा मालदीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रसायन तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्रफल में के हिसाब से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। जल वाष्प जो है सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से निकलती है, यानी कि वाटर वेपर। जब एक ज्वालामुखी का विस्फोट होता है जब, तो इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर वेपर निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप के समय किन रंगों का उद्भव होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, PSL। PSL रंगों का जो है भूकंप के समय सबसे ज़्यादा भूकंप के समय जो है सबसे ये इन तरंगों का उद्भव होता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और लार्ज। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेवलेंथ्स होती हैं इनका उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन व मोड़दार पर्वत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सियाल के मुख्य संगठक हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका और एल्यूमिनियम जो है सियाल के मुख्य संगठक हैं, और यहाँ पे इससे नोटिफाई भी हो रहा है SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिनियम, ये दोनों मिल के बनता है सियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अरुण यानी यूरेनस के बारे में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह आकार के अनुसार चौथा बड़ा ग्रह है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही है। इसकी खोज विलियम हर्सले ने की थी, करेक्ट बात है बिल्कुल। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, ये भी बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार, घनत्व तथा व्यास पृथ्वी के समान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। तो शुक्र जो है ये ग्रह जो है ये घनत्व और व्यास में दोनों ही पृथ्वी के जैसा, शुक्र बिल्कुल एकदम सिमिलर इसकी सिस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नज़दीक होता है वह स्थिति कहलाती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अपसौर यानी प्रीहिलियन।
जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो ये अपसौर कहा जाता है, और सबसे दूर जब होती है तो अपसौर कहा जाता है। दोनों में अंतर बहुत ही माइनर सा है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब आपको ये बताना है अपसौर किस तारीख को होता है और उपसौर किस तारीख को होता है और अपसौर किस तारीख को होता है। ये दोनों डेट आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी डैश कहलाती है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोरे। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो गोरे कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब स्थिति होती है। करेक्ट आंसर है हमारा चंद्र ग्रहण की। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, और इनके बीच में जब यहाँ ये पृथ्वी आ जाएगी तब जाहिर सी बात है सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाएगी, तो उस स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, हिमालय, अल्पस, यूराल तथा एडिज किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वलीय पर्वत के यानी फोल्डेड माउंटेन्स के ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोएस मैदान। हवा द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से लोएस मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट और 16 सेकेंड सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ये इतना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सुपर मून की स्थिति होती है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को ही सुपर मून कहते हैं। इस समय चांद जो है बहुत अपने आकार से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, यम को ग्रह परिवार से निकलने के बाद AIU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इसका नया नाम क्या रखा है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1,34,340 इसका नया नाम रखा गया है। किसका, यम को यानी प्लूटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। बुध का अपनी अक्ष पर परिभ्रमण काल कितने दिनों का है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 58.6 दिनों में बुध अपनी अक्ष पर यानी अपनी एक्सिस पर परिभ्रमण करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा लूसेंट में पेज नंबर 65 टू 75 तक का सेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। क्या बोल रहा है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आत्मीय समाज है, देव समाज है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है। लेकिन भाई यहाँ अगर ऑप्शन वाइज जाए तो हमारा आर्य समाज सही होगा, यानी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर एब्सोल्यूट करेक्ट। 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन तैयब जी। अब आप लोग यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सारे के सारे आप लोगों से अपील है कि आप अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट में बताएं। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट होता क्या है, ये सारे क्विक रिवीजन के तौर पे ये वीडियोस आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं इसमें भी एक्सप्लेन करने बैठूं तो वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो कोशिश है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जाए और वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बनाया जाए, बस यही प्रयास होता है। इसलिए फटाफट मैं बस आपको आंसर बताता हूँ और निकल जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे। और अगर एक्सप्लेन वाली वीडियो चाहिए तो मैंने आपको जैसा कभी
बताया है, बहुत जल्द हमारा डिटेल वीडियो आने वाला है लूसेंट के सारे चैप्टर वाइज। जैसा कि बच्चों का डिमांड हो रहा है लूसेंट के लिए, तो लूसेंट का हम चैप्टर वाइज बिल्कुल आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर है, शारदा सदन महात्मा गांधी है, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले है, और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। शारदा सदन जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शारदा सदन रामाबाई हो जाएगा। ठीक है, तो शारदा सदन की जो स्थापना की थी वो श्रीमती रामाबाई ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए होम रूल लीग एक राजनीतिक दल थी, ठीक बात है। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन का प्रारंभ किया था, ठीक बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि इंग्लैंड के तर्ज पर एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। तो यहाँ जो है हमारा एक करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इंग्लैंड के तर्ज पे नहीं, आयरलैंड के तर्ज पे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और तिलक ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, चलिए 6 देखते हैं, 6 में क्या बोला जा रहा है, दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना मूलतः किस भाषा में की थी। करेक्ट जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, हिंदी भाषा में इन्होंने की थी। ठीक है, 7 देखते हैं, 7 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होम रूल आंदोलन जो है इन सब में पहले घटित हुई थी। ठीक है, ईयर कौन सी है, कौन से ईयर में होम रूल की स्थापना हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, घटित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 ने। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, 10 देखते हैं, 10 में क्या बोला जा रहा है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कहाँ पे हुआ था ये बताना है आपको। ठीक है, 11 देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरदौली की महिलाओं द्वारा। ठीक है, बरदौली की महिलाओं द्वारा तो दिया गया, किस सत्याग्रह के बाद दिया गया ये आपको बताना है। अब आप मेरे को बताओगे कि सर आप जो है खुद आंसर नहीं बता रहे हैं। भैया ऐसा है कि पेजेस मैंने आपको पेजेस जो हैं आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं 10, तो उसके रिगार्डिंग चलो ठीक है 50 क्वेश्चन है, लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं आपको और अलग अलग क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिससे कि आपका भी जो है अदर क्वेश्चंस का रिगार्डिंग और भी रिकॉल होंगे चीज़ें, तो आप उसका आंसर सर्च करें, ढूंढें, तो आप उसके रिगार्डिंग में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, तो आपका बहुत सी चीज़ें क्लियर भी होंगी। ठीक है, चलिए आंसर करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट की ओर देखते हैं हम लोग, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, 13 देखते हैं, 1930 का शारदा एक्ट द्वारा विवाह के लिए लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था, कितना। करेक्ट हो जाएगा 13 का ये हो जाएगा 14 और 18। अब बताना है आपको ये है कि किस एक्ट के बाद न्यूनतम जो एज लड़का और लड़की का शादी के लिए किया गया 18 और 21, ये किस एक्ट के बाद किया गया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर जनरल ने के कार्यकाल में शिशुवध प्रतिबंधित किया गया। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरविन के शासनकाल में। ठीक है, 15 देखते हैं, बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगीर में बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल गजट। किसके द्वारा शुरू किया गया कमेंट करके जरूर आपको बताना है। ठीक है, 17 देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध में बाबर ने मोदनी राय को हराया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मोदनी राय को हराया था। आपके लिए होमवर्क इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि बाबर का जो है ना भारत में ताजपोशी कब हुआ और बाबर की मृत्यु कब हुई, ये आपको कमेंट करके बताना है। 18 देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों के द्वारा ये किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग कर्जन से संबंधित नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बटलर समिति। ठीक है, तो बटलर जो आयोग है ना इसकी स्थापना कर्जन ने इरविन के द्वारा किया गया था। ठीक, याद रखें। ठीक है, 20 देखते हैं, 20 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय तब था। 21 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, 21 में थोड़ा सा जूम आउट कर दूं मैं। ओहो ओके, चलिए आ गया सब।
बहुत ज़्यादा छोटा हो गया क्या? ओह ओके, फिक्स। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, ठीक है। इसमें जो करेक्ट जो है उसमें विचार करना है, ठीक है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए फर्स्ट सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और सेकंड जो यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 की ओर बढ़ते हैं हम। ओके, थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, थोड़ा सा और, बहुत सही। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता में, ठीक है। टोटल कितने हुए थे? 10 अधिवेशन यहाँ पे हो चुका है, मतलब हुआ था टोटल मिला के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक जी जो है ना, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ठीक है। चलिए, आपके लिए होमवर्क एक और भी है कि नरम दल और गरम दल जिसकी बात हमेशा की जाती थी, जिस वजह से कांग्रेस में दरार पड़ा, नरम दल और गरम दल दो गुटों में बट गई। तो गरम दल में कौन कौन से नेता थे, कौन कौन से उसके मेंबर्स थे, ये आपको बताना है, और नरम दल में कौन कौन नेता थे, कौन कौन मेंबर थे, आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग होमवर्क है, ठीक है। 24 देखते हैं। 24 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1960 में इन्होंने ये कहा था। 25 देखते हैं। 25 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा मिलान जो है सो गलत है, ठीक है। कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे जो है हमारा मिलान, देखिए आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जो है, ये मिलान गलत है, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज जो है रास बिहारी बोस ने स्टार्ट किया था, और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने स्टार्ट किया था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, निम्न में से किसका बचपन का नाम मूल शंकर था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। आपके लिए होमवर्क इस क्वेश्चन रिगार्डिंग ये है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया कौन कौन से संस्था थे, ठीक है, और दयानंद सरस्वती के द्वारा बेहतरीन किए गए कामों का उल्लेख आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद सरस्वती को यह समर्पित है, ठीक है। 28 देखते हैं। मुंबई आईएनएस तलवार के सैनिक द्वारा नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1946 में। आपके लिए ये होमवर्क है, आपको ये बताना है कि किसके रीजन में ये हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं। पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था कब? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और माय फ्रेंड्स, अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई बात बोली जा रही है कि इसका आप आंसर करें, आई नो कि बहुत से बच्चे असमर्थ होंगे आंसर देने में, नहीं जानते होंगे, तो यही तो भाई, यही तो फन है। आप उसको सर्च करो, ढूंढो, अपने स्तर से ढूंढो, किताबों में ढूंढो, गूगल पे ढूंढो, और जब आप उसको ढूंढोगे तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत से फैक्ट्स जानने मिलेंगे, जो कि आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बहुत सी चीज़ें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी और आपको बहुत से नॉलेज मिलेंगे। तो आप जरूर से जरूर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपको पूछा जा रहा है, जरूर से जरूर उसका आप लोग आंसर करें, ठीक है। तो पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था कहां से? तो ये करेक्ट हो जाएगा, इटली से पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 30 देखते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी घटना कब घटी थी? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना घटी थी, ठीक है। कहाँ पे घटी थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो वैसे मैं आपको इसको छोटा सा हिंट दे दूं कि यूएसए में ये हुआ था, ठीक है, लेकिन इसका कॉज क्या था, बोस्टन टी पार्टी एक्चुअली है क्या, या आप मेरे को जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप बताओगे तो ठीक है, अदरवाइज इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर इसका स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। 32 देखते हैं। अमेरिका की प्रथम लिखित संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो हो जाएगा हमारा, देखिए 1756 है, और यहाँ पे और ऑप्शंस देख लें हम, 1789 है, 1805 है और 1889 है। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1789 में है ना, अमेरिका की जो है ना प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था 1789 में, ठीक है। 33 देखते हैं। नेपोलियन ने किसे बनियों का देश कहा था?
नेपोलियन बोनापार्ट ने किसे बनियों का देश कहा था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इंग्लैंड को नेपोलियन बोनापार्ट ने बनियों का देश कहा था। 34 देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35, जापान में साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन सा देश हुआ था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन हो जाएगा। ठीक है, तो जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चाइना ही हुआ था, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट 36 देखते हैं, 36 में क्या बोला जा रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन था? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है, उस टाइम। 37 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसका पुराना नाम कस्तूस्तुनिया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्तांबुल का पुराना नाम जो है ना, पुराना नाम कस्तूस्तुनिया था, इस्तांबुल इसका नया नाम है। और इस्तांबुल किस कंट्री में है यह आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, बहुत फेमस जगह है और वो कंट्री भी बहुत फेमस है, हमेशा न्यूज़ में सुर्खियों में अपने विवादों के वजह से या अपने कुछ कृत्यों की वजह से जरूर वो देश बना रहता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, कौन सी कंट्री है, कहाँ पे, किस कंट्री में इस्तांबुल है, ये आपको जरूर से जरूर बताना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 38 में देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। 39 देखते हैं, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी हैं यहाँ पे, और हमारे नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो यहाँ जो करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद खां को ये जाता है। और सैयद अहमद खां के द्वारा एक बहुत ही फेमस एक यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना की गई। वो कॉलेज कौन है, उसका क्या नाम है, कहाँ पे है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा लूसेंट का सेट नंबर 5 पेज नंबर 51 से 64 तक। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो सेट है ये काफ़ी पसंद आया है, और क्वेश्चन से रिगार्डिंग जितने भी हमने क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब उसके आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। और उसके रिगार्डिंग आई नो आपके पास अगर बुक में ना मिले, गूगल करें और ये आर्टिकल्स आप ढूंढें, तो आपका इसके रिगार्डिंग में और भी ज़्यादा और भी बहुत सारी तैयारियाँ होंगी, बहुत से नॉलेज आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है हमारे द्वारा। आई डोंट नो आपको ये कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आपको और अब दिन में 1-2 और वीडियो आने वाली है हमारी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से रिगार्डिंग, तो वो आप जरूर से जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस वंश के संस्थापक नत्रुक थे? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तो चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं वो नत्रुक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा भोज। तो राजा भोज जो थे परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यशोवर्मन। तो यशोवर्मन जो है चंदेल वंश का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा यशोवर्मन ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा लंबा है ये, मैं इसको जरा सा जूम आउट कर दूं। यस, कथन ए यहाँ कहा जा रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और कथन बी वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। अब यहाँ जो कुछ कूट दिए हुए हैं उनमें से सही बताना कौन है। तो ए तथा बी दोनों सही है, लेकिन बी ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए तथा बी ऑप्शन नंबर बी में कहा गया दोनों सही हैं, लेकिन बी ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए सही है परंतु बी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी ए गलत है परंतु बी सही है।
तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो भारत में मुस्लिम शासन का स्थापना नहीं करना चाहता। वो भारत जब भी आया था वो लूट खसोट के हिसाब से ही अपने इसी आकांक्षा को पूरा करने ही आया। उसने कभी भी अपने मुस्लिम साम्राज्य को भारत में विस्तार करने का उसने कोई भी रणनीति नहीं अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्बी। तो उत्बी जो है महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का शासक सेनानायक कौन था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सबसे, ठीक है, सबसे सहायक सेना नायक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, और बख्तियार खिलजी के नाम पे पटना के जस्ट बगल में बख्तियारपुर शहर की भी एक जगह की भी स्थापना करवाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को बचपन का नाम अली तथा गुरशाप था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली भी था और गुरशाप भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात को रखा था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को उन्होंने हटा दिया था और खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात, ये इन्होंने 4 टाइप के टैक्सेस को इन्होंने बस रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम दरबार सूबेदार किसे नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मालिक जानी। और एक और बात याद रखें आप लोग, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे है, इसने ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसे जूना खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने? नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को जूना खान की उपाधि प्रदान की थी, जो यहाँ पे गलत है। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मोरक्को के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यानी MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने लिखा अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बंदायूनी नाम के एक इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा कि उसे लोगों से मुक्ति मिल गई, यानी राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक साम्राज्य का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, शिक्षित और सबसे ज़्यादा विद्वान ये राजा था, लेकिन इसकी सारी की सारी नीतियाँ हमेशा फ्लॉप ही जाती थी, इसलिए इसको अभागा राजा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दान दक्षिणा में काफ़ी ये विश्वास करता था और इसलिए इसने एक विभाग का स्थापना करवाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, बलबन ने इसका स्थापना करवाया था, यह हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विद्वान
व्यक्ति था, ठीक है। तो ये सबसे विद्वान होने के साथ साथ लेकिन इसके पॉलिसीज़ हमेशा फ्लॉप गई हैं, इसलिए इसको अभागा राजा का भी दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विजयनगर साम्राज्य पर निम्न राजवंशों ने क्रमानुसार शासन किया। यहाँ पे मिलान करना है, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले संगम, फिर सालुब, फिर तालुब और उसके बाद अड़ावुडू। तो विजयनगर साम्राज्य पर इस क्रम में शासन हुआ। पहले संगम वंश का शासन हुआ, फिर सालुब, फिर तालुब और फिर अराविडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 19। इटली यात्री निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा किसके शासन में किया था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोला कांटी जो है विजयनगर की इसने यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी जो है इसने आगरा शहर की नींव रखी और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय भी सिकंदर लोदी को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज की उपाधि दी थी कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस कन्नौज राजा द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विजय चंद्र। इनके द्वारा अटाला देवी मस्जिद, ध्यान रखें अटाला देवी मंदिर नहीं, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण विजय चंद्र के द्वारा, कन्नौज के राजा थे, इनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। तालीकोट युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम रॉय। राम रॉय तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व ये कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने सबसे पहले सूफी संत सिलसिले का भारत में इन्होंने ही शुरुआत किया है और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर है, ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया। करेक्ट आंसर हमारा रामानंद। तो रामानंद जी के द्वारा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसको प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। करेक्ट आंसर हमारा वैष्णव। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1336 में। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। करेक्ट आंसर हमारा सैयद वंश। तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ, इसके वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, किसने किया था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई, इसको इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया।
कुतुबुल इस्लाम इसने बनवाया, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, यानी कि दैट मीन्स उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, जाटों पर। और जाटों से लड़ते हुए महमूद गजनी काफ़ी घायल हो गया और फिर इसके बाद ही जब ये अपने देश में गया घायल रूप में, तो इसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। तो बलबन ने राजत्व का सिद्धांत इसने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र के विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिरजाबाद रख दिया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़। तो चित्तौड़ के विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उस क्षेत्र का नाम खिरजाबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था। और जजिया कर क्या होता है? ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था, ताकि वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम सिपाही गैर मुस्लिम जो है धर्म वालों की रक्षा करते थे, तो इस एवज में जजिया टैक्स उनसे लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बनाया गया था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद जौना खां। मोहम्मद जौना खां के स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। आपका आज का क्वेश्चन ये है, जौनपुर नगर की स्थापना तो मोहम्मद जौना खां की याद में ये करवाया गया था, लेकिन ये किया किसने था, इसको बनवाया किसने, ये आपका आज का क्वेश्चन है। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सब कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैनुल अबदीन। इनको कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। अमुक्त माल्य निम्न में से किसकी रचना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्य है। ये वीवीआई है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना इसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। गुररुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखता था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से, ये इसका किताबों के लिए ये इसका नाम था सिर्फ गुलरुखी, और इसी नाम से ये फारसी में अपने कविताएं को लिखा करता था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तो तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में इसको लिखा गया था। और तुजुके बाबरी की रचना किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पानीपत की प्रथम युद्ध, खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसको याद करने का ट्रिक भी है, पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चाय पिया, घाघरा में घर गया और आगरा में मर गया। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बाबर का पूरा जीवन को आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, खानवा। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद की घोषणा मतलब बाबर ने ये कहा कि जो भी गैर मुस्लिम हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाओ और उनको मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा स्मारक निर्माण शेरशाह ने करवाया था?
करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के किला कोहनी मस्जिद, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। दोबारा कल मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लूसेंट के एक और इंटरेस्टिंग MCQs के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।